स्वागत है साथियों आज के इस नए अंक में। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। साथियों आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वैश्वीकरण के बारे में। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण जिसे ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है। वैश्वीकरण के बारे में हमारी पहली वीडियो लेक्चर है जिसे पार्ट 1 में आप देख सकते हैं कि वैश्वीकरण के बारे में हमने कुछ मूलभूत बातों के बारे में बात की थी। जब अपनी क्लास पार्ट 1 में कुछ मूलभूत बातों के बारे में वैश्वीकरण के बारे में जाना था, जिसमें हमने बात की थी कि वैश्वीकरण क्या है या भूमंडलीकरण क्या है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का अर्थ और प्रकृति कैसे विस्तार में आया, साथ ही वैश्वीकरण किन चरणों में वैश्वीकरण का जो है विस्तार बढ़ा है और वैश्वीकरण किन चरणों के द्वारा आगे बढ़ा है, इस पर भी हमने जो है अपने पहले वीडियो लेक्चर में बात की थी। साथ ही हमने विभिन्न विचारकों के क्या मत थे वैश्वीकरण को लेकर, इसके बारे में जाना था। और वैश्वीकरण को लेकर किन किन विचारकों ने किस किस तरह की परिभाषाएं जो है प्रस्तुत की है, उस वैश्वीकरण के संदर्भ में भी हमने उन सभी परिभाषाओं के बारे में भी अपने वीडियो लेक्चर पार्ट 1 में जो है डिस्कस किया था। साथ ही हमने वैश्वीकरण के 3 चरण वो कौन कौन से हैं जिसे रॉबी रॉबर्टसन अपने वैश्वीकरण के सिद्धांतों में प्रतिपादन करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से वैश्वीकरण अपने 3 अलग अलग चरणों से होते हुए अपने विस्तार की ओर बढ़ा है। तो साथियों हमने अपने पहले पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में इन तमाम तरह की जो बातें थी वैश्वीकरण से जुड़ी हुई, उस सब के बारे में हमने अपने वीडियो लेक्चर पार्ट 1 में जो है डिस्कस कर लिया था। लेकिन आज हम इस वीडियो लेक्चर में वैश्वीकरण के इसी कड़ी के आगे के बारे में हम बात करेंगे कि इसके आगे जो है वैश्वीकरण कैसे फैलाव में आया, वैश्वीकरण के क्या क्या सामने जो है हमारे सामने चीजें आती हैं, उन सब के संदर्भ में हम वैश्वीकरण के बारे में जानेंगे। तो आइए साथियों देखते हैं कि आज इस वीडियो लेक्चर पार्ट 2 में हम वैश्वीकरण के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं। तो साथियों हम बात करेंगे सबसे पहले कि भूमंडलीकरण के प्रमुख तत्व जो है वो कौन कौन से हैं। साथ ही हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे भूमंडलीकरण का समाज में विभिन्न प्रभाव क्षेत्रों में क्या रहा है, यानी भूमंडलीकरण का समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो है इसका प्रभाव क्या रहा है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे भूमंडलीकरण को बढ़ाने के मुख्य कारक कौन कौन से थे जिसके कारण वैश्वीकरण जो है अपने विस्तार की काफी ज्यादा जो है आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथियों हम बात करेंगे कि भूमंडलीकरण के विपरीत प्रभाव किस तरह से पड़े हैं समाज में या विश्व की जो राजनीति है, विश्व की आर्थिक व्यवस्था है, उन सभी चीजों के ऊपर जो है भूमंडलीकरण का विपरीत असर जो है क्या पड़ा है। तो साथियों इस वीडियो लेक्चर में हम जो है इन तमाम तरह की मूलभूत बातों के बारे में इस वीडियो लेक्चर पार्ट 2 में जानेंगे, जिससे क्या है हमारा जो वैश्वीकरण का टॉपिक है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो साथियों चलिए बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूं वैश्वीकरण के इस वीडियो लेक्चर पार्ट 2 को। आप बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। तो साथियों वैश्वीकरण के क्लास पार्ट 2 में हम जो है आगे बढ़ रहे हैं और इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वैश्वीकरण क्लास पार्ट 1 को नहीं देखा है, उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो साथियों चलिए क्लास पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि वैश्वीकरण के क्लास पार्ट 2 में जब हम बात करते हैं तो और देखते हैं कि भूमंडलीकरण के प्रमुख तत्व कौन से हैं। भूमंडलीकरण के जब हम तत्वों के बारे में बात करते हैं कि किन तत्वों के द्वारा जो है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण को परिभाषित किया जाता है, यानी वो कौन से तत्व हैं, कौन से वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो है वैश्वीकरण परिभाषित किया जाता है कि ये तत्व जो है अगर उसमें शामिल होगा तो वैश्वीकरण जाना जाएगा या वैश्वीकरण नहीं माना जाएगा। तो वैश्वीकरण को समझने और जानने के लिए हम किसी एक प्रमुख तत्व के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण जो है पूरे विश्व में फैला हुआ है और पूरे विश्व के जो राष्ट्र हैं इसमें शामिल हैं इस वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने में। ऐसी स्थिति में वैश्वीकरण को किसी एक प्रमुख तत्व के परिपाटी से हम जोड़कर नहीं देख सकते। वैश्वीकरण को समझने के लिए हमें निम्न प्रकार के या निम्न तत्वों को जो है उसे सहारा लेना पड़ता है और निम्न
अनेक तरह के इन तत्वों के द्वारा जो है हम वैश्वीकरण के प्रमुख तत्वों तक पहुंचते हैं। तो वैश्वीकरण के जो सबसे प्रमुख तत्वों के सामने हमारे आता है, वो पहला जो तत्व उभर कर सामने आता है वो है आर्थिक एकीकरण। आर्थिक एकीकरण पूरे विश्व में कैसे फैला और आर्थिक एकीकरण ने जो है वैश्वीकरण के प्रमुख तत्व के रूप में पहला जो निर्णायक कार्य किया वो ये था कि जब भी विश्व जो था उस समय पूरी तरह से दो भागों में बटा हुआ था। एक तरफ पूंजीवादी व्यवस्था थी और दूसरी ओर साम्यवादी व्यवस्था, यानी जो समाजवाद को मानता था। ऐसी स्थिति में जब शीत युद्ध का अंत हो जाता है, जो शीत युद्ध चल रहा होता है उसका अंत हो जाता है 1991 में और यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब शीत युद्ध का अंत हो गया और यूएसएसआर का जो विघटन हो गया, तो ऐसी स्थिति में समाज को बांधने के लिए एक ऐसी परिपाटी की आवश्यकता थी जिससे समाज और पूरा विश्व बंधा रह सके। उसमें सबसे निर्णायक जो भूमिका निभाई वो थी आर्थिक एकीकरण ने, क्योंकि अर्थ ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा पूरा समाज, पूरा राष्ट्र बांधा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में सभी राष्ट्रों ने मिलकर क्या किया, जब इस तरह की जो समाजवादी व्यवस्था थी, साम्यवादी व्यवस्था थी, जो खत्म हो गई, तो पूरा विश्व जो था पूंजीवादी व्यवस्था की ओर उन्मुख हो गया। और ऐसे में पूंजीवादी व्यवस्था ने ये कहा कि सभी राष्ट्र जब तक अपना जो है कोई भी मार्ग प्रतिबंधित है उसे जब तक खोलेंगे नहीं, अपने व्यापार को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक जो है हम आर्थिक एकीकरण की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसी स्थिति में सभी राष्ट्रों ने फैसला किया और मुक्त व्यापार का जो है कॉन्सेप्ट सामने आया और मुक्त व्यापार के माध्यम से जो है विभिन्न राष्ट्रों ने जो है अपने व्यापार को फैलाया, विदेशी पूंजी को फैलाया। विदेशी पूंजी का एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में समन्वय होता रहा और ऐसी स्थिति में जो है आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिला। इससे क्या हुआ कि जो विदेशी पूंजी थी वो निवेश हुई दूसरे राष्ट्रों में। किसी भी एक राष्ट्र की पूंजी जो है उस राष्ट्र की पूंजी नहीं रह गई, बल्कि वो अपने पूंजी से दूसरे राष्ट्रों में जाके चीजों को खरीदता था, वहां के निवेश को अपने राष्ट्रों में लाता था। इसी प्रकार की संकल्पना अन्य राष्ट्र भी किया करते थे। ऐसे स्थिति में जो थे पूरा राष्ट्र जो था आर्थिक एकीकरण की ओर अग्रसर हो गया। विश्व पाश्चात्य मुक्त उदारवादी अर्थव्यवस्था का समन्वय देखने को मिलता है, यानी जो समूचा विश्व था, पूरा जो विश्व था वो पाश्चात्य के मुक्त उदारवादी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ गया और इसके जुड़ने के कारण ये हुए कि उसके राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों में जो है उसकी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। जहां जहां पर भी मुक्त व्यापार का कॉन्सेप्ट आया वहां पर क्या हुआ कि राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण हमें देखने को मिलता है, यानी वहां की राजनीतिक व्यवस्था जो है सुदृढ़ होनी चाहिए, वहां की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जो है वहां पर जो है आर्थिक एकीकरण आया और ऐसी स्थिति को देखते हुए फ्रांसीसी फुकुयामा अपनी एक विचार देते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री। वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जब राजनीतिक और आर्थिक रूप से पूरा विश्व एकीकरण की ओर आगे बढ़ गया है, तो ऐसे में वो जो है एंड ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का अंत हो गया, ऐसी संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। और वो बताते हैं कि राजनीतिक और इकोनॉमिक यानी पॉलिटिकल और आर्थिक स्थिति में जब पूरा विश्व जो है एकीकरण की ओर अग्रसर हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जो है इतिहास का अंत हो गया है। ये फ्रांसीसी फुकुयामा जो है एंड ऑफ हिस्ट्री में अपने विचारों को रखते हैं कि राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर जब आर्थिक एकीकरण होता है तो समूचा विश्व जो है एक तरह से आगे बढ़ता है और ऐसी स्थिति में जो है पूरा विश्व जो है एकीकरण हो जाता है। तो भूमंडलीकरण के प्रमुख तत्व में जो पहला तत्व आता है वो है आर्थिक एकीकरण। जब हम इसके दूसरे तत्व के बारे में बात करते हैं तो इसका दूसरा तत्व कहलाता है तकनीक एवं प्रौद्योगिकी का विकास। जब पूरा विश्व में वैश्वीकरण ने अपने पैर पसार लिए और जब शीत युद्ध का अंत हो गया, ऐसी स्थिति में जो है पूरा विश्व जब मुक्त व्यापार की ओर से आगे बढ़ा, तो एक राष्ट्र की तकनीक दूसरे राष्ट्र की तकनीक से किस तरह से समन्वय स्थापित कर पाई, जब पूरा विश्व वैश्विक गांव के रूप में उभर कर सामने आया। इस वैश्वीकरण ने समूचे विश्व को एक गांव की संकल्पना प्रस्तुत की, यानी ग्लोबल विलेज के रूप में प्रस्तुत कर दिया,
समूचा विश्व जो था वो एक गांव हो गया। जैसे अब वो राष्ट्र नहीं रहा, क्योंकि आपको किसी भी राष्ट्र का कोई भी उत्पादक, कोई भी वस्त्र, कोई भी चीज जो आप किसी दूसरे राष्ट्र की है उसे अपने राष्ट्र में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये काम तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संभव हो पाया, जब पूरा विश्व जो है एक वैश्विक गांव के रूप में उभर कर सामने आया, जहां पर सीमाएं मुक्त हो चुकी थी, जहां पर समय और स्थान के आधार पर आधारित जो भी सीमाएं थी उसका पूरी तरह से जो है अस्तित्व खत्म हो गया। और ऐसे स्थिति में जो है प्रौद्योगिकी के विकास होने से, तकनीक के विकास होने से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। साथ ही वैश्वीकरण का जो तीसरा और प्रमुख तत्व है वह है सूचना, ज्ञान एवं विचारों का प्रभाव। जब वैश्वीकरण फैला तो एक सूचना दूसरी सूचना तक आसानी से पहुंची, एक राष्ट्र का ज्ञान दूसरे राष्ट्रों के साथ समन्वय करने लगा और विचारों का प्रभाव एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्रों में फैला, क्योंकि एक राष्ट्र का विचार दूसरे राष्ट्र के विचार के लिए कितना उपयोगी हो सकता है ये वैश्वीकरण के आने के बाद हमें देखने को मिलता है। और ऐसी स्थिति में सूचना, ज्ञान और विचारों का प्रभाव जो है वो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक आसानी से फैला। वहीं भूमंडलीकरण के चौथे प्रमुख तत्व के रूप में उभर कर सामने आता है वह है अंतर्निर्भरता एवं पारस्परिकता। जब वैश्वीकरण आर्थिक एकीकरण से आगे बढ़ा, तकनीक के क्षेत्र में एकीकरण हो गई, सूचना, ज्ञान और विचारों का जब समन्वय हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो था पूरा विश्व जो है अंतर्निर्भरता एवं पारस्परिकता के बंधन में बंध गया। जब पूरा विश्व एक ग्लोबल गांव के रूप में सामने आता है, ग्लोबल विलेज के रूप में सामने आता है, तो ऐसी स्थिति में जब पूरा राष्ट्र आर्थिक एकीकरण की ओर बढ़ा, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एकीकरण हो गया, तो ऐसी स्थिति में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर निर्भर हो गया। यानी अंतर्निर्भरता का सिद्धांत जो है एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर हो गया, क्योंकि कुछ राष्ट्र की चीजें बढ़िया है, कुछ ही दूसरे राष्ट्र की चीज बढ़िया है। अब ये राष्ट्र यहां भेज रहा है और ये राष्ट्र यहां भेज रहा है। ऐसे स्थिति में जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपने रिश्ते को अच्छा नहीं रखेगा, यानी अपने रिश्ते को मधुर नहीं रखेगा, तो ऐसी स्थिति में कोई भी राष्ट्र स्वयं को जो है निर्भरता के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता। सभी राष्ट्र जो है क्या है, अंतर्निर्भरता और पारस्परिकता यानी एक दूसरे के समन्वय की स्थिति में मौजूद है। वहीं भूमंडलीकरण के पांचवें प्रमुख तत्व के रूप में हम देखते हैं वैश्विक संस्कृति का विकास। जब पूरा विश्व एक गांव के रूप में उभर कर सामने आता है, पूरा विश्व एक छाते के नीचे समा जाता है, ऐसे स्थिति में वैश्विक संस्कृति का विकास होता है। इस वैश्विक संस्कृति का विकास करने के जो सबसे अहम फैक्टर निभाते हैं वो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उत्पाद। बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी एमएनसी कंपनी जिसे कहा जाता है, इन कंपनियों के द्वारा आप जो है किसी भी राष्ट्र का उत्पादन किसी अन्य राष्ट्र में या स्वयं के राष्ट्र में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये सुलभ बनाया है एमएनसी कंपनियों ने, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने, जहां जिनके द्वारा ये हुआ कि एक राष्ट्र की संस्कृति, कोई भी उत्पादन जब किसी राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र आती है तो ये जरूरी होता है कि उस राष्ट्र के साथ, उस उत्पादन के साथ उस राष्ट्र की संस्कृति भी अन्य राष्ट्रों में जाती है। और ऐसी स्थिति में जब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र और दूसरे से तीसरे, तीसरे से दूसरे और फिर दूसरे से पहले राष्ट्र, इस तरह से उत्पादनों का एक दूसरे राष्ट्र में समन्वय होता है, यानी एक दूसरे में गतिविधि होती है, तो ऐसी स्थिति में वहां के लोगों के खाने पीने में, रहने सहने में, पहनने ओढ़ने और वस्त्रों में हमें कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यानी वहां की जो जीवन शैली है, वहां के जो लोगों की जीवन शैली है वो एक तरह से खाने पीने को लेकर है, तो वहां की जीवन शैली हमें देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि आजकल कहीं पर भी आप जाएंगे तो बर्गर आसानी से मिल सकता है। डोमिनोज में चले जाएं, मैकडोनल्ड्स में चले जाएं, आप आराम से पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई ये सब खा सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सांस्कृतिक जो है विकास देखने को मिलता है वैश्विक स्तर पर। आप धान की चूरबाटी खाना चाहें या बिहार की लिट्टी चोखा खाना चाहें, आप किसी भी राष्ट्र में खा सकते हैं, किसी भी राज्य में खा सकते हैं।
ये जरूरी नहीं है कि आपको बिहार जाकर ही या राजस्थान जाकर ही दाल बाटी खाने को मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप घर बैठे कहीं पर भी आप उस पसंदीदा व्यंजन को जो है मंगवा कर खा सकते हैं और उसका लुत्फ उठा सकते हैं। ऐसा ही काम जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने किया है। खाने पीने, रहने सहने और पढ़ने ओढ़ने की जो जीवन शैली है उसको पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है और इस परिवर्तन को ही वैश्विक सांस्कृतिक का विकास कहा जाता है। हालांकि इसके कुछ जो है हमें नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं या खतरे के तौर पर उभर कर आ सकता है, जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का खतरा। यानी जब ऐसी चीजें एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र फैलती है तो ऐसी स्थिति में एक संभावनाएं पैदा होती हैं कि हो सकता है कि आगे चलकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो खतरा है वो बढ़ सके। लेकिन अभी तक जो है ऐसी कोई भी चीजें हमें देखने को नहीं मिल सकती। यह एक परिकल्पना है, संभावनाएं हैं कि ऐसा भविष्य में हो सकता है, लेकिन कई चांसेस बन भी सकते हैं। इसीलिए जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का खतरा भी हमें देखने को मिलता है इस वैश्वीकरण के दौर में फैलने के कारण। वहीं इस वैश्वीकरण के संदर्भ में एक विचारक आते हैं, उनका नाम है नगेर बुड्स। नगेर बुड्स अपने एक लेख के द्वारा बताते हैं कि जो वैश्वीकरण है या जो भूमंडलीकरण है, इसके जो प्रमुख तत्व हैं वो 4 प्रकार के तत्वों के बारे में बात करते हैं। वो एक किताब लिखते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी इन एज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, और इस पुस्तक में वो वैश्वीकरण के प्रमुख तत्वों को 4 तत्वों के रूप में ही परिभाषित करते हैं। यानी वो 4 तत्वों के बारे में बात करते हैं। पहला वो बात करते हैं कि पहला जिस तत्व के बारे में नगेर बुड्स बात करते हैं वो कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीयकरण जो हो गया है, यानी जो वैश्वीकरण किया गया है, राष्ट्रों का जो है अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। इंटरनेशनलाइजेशन जो है पूरे राष्ट्र का कर दिया गया है। इंटरनेशनलाइजेशन या अंतरराष्ट्रीयकरण जो है वो होने से व्यापार और पूंजी पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। यानी आप किसी भी राष्ट्र के साथ व्यापार स्थापित कर सकते हो, अपने पूंजी को बढ़ा सकते हो। ऐसी स्थिति में वहां की किसी भी सरकार की जो घरेलू नीतियां होती हैं वो प्रभावित होती हैं और ऐसी नीतियों को वो बनाने के लिए आगे आते हैं, जिससे कि क्या है, अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा मिल सके, इंटरनेशनलाइजेशन को बढ़ावा मिल सके, जिससे वो घरेलू नीतियां जो वहां की सरकारों द्वारा बनाई जाती हैं वो व्यापार और पूंजी को देखते हुए ली जाती है। जो नगेर बुड्स दूसरे तत्व के बारे में बात करते हैं वो है प्रौद्योगिकी क्रांति। प्रौद्योगिकी क्रांति के बारे में कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जो है वो आने से वैश्वीकरण के दौर में उससे ये फायदा हुआ है कि समय और दूरी की जो विडंबना थी, जो समय और दूरी का जो मापन था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है और सामाजिक संगठनों द्वारा जो है कई गतिविधियां देखने को मिलती है जो सरकार की नीतियों पर प्रभाव डालती है। ऐसी स्थिति में हमें जो है समय और दूरी का पूरी तरह से खंडन हो गया है या उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। तीसरा जिस तत्व के बारे में नगेर बुड्स बात करते हैं वो है भूमि सीमा अस्तित्व समाप्त। नगेर बुड्स कहते हैं कि जो भूमि की सीमा थी, जो एक राष्ट्र को परिभाषित करती थी किसी अन्य राष्ट्र के क्षेत्र के रूप में, कि इस राष्ट्र की भूमि यहाँ तक इस राष्ट्र की कहलाती है और यहाँ से आगे अन्य राष्ट्रों की भूमि कहलाती है। ऐसी स्थिति में ये भूमि का जो है जो सीमा थी वो पूरी तरह से इसका अस्तित्व जो है समाप्त हो गया है। यानी इस भूमि का जो अस्तित्व है वैश्वीकरण के आने से पूरी तरह से समाप्त हो गया है। एक क्षेत्र के लोग आसानी से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश पाते हैं, वहां की सुख सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। ये हो पाया है तकनीक के आने की वजह से, संचार का सही माध्यम आने से, एक दूसरे के व्यापार फैलने से। ऐसी स्थिति में जब विदेशी पूंजी का निवेश होता है किसी भी राष्ट्र में और वहां पर अलग अलग बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बैठाया जाता है, तो ऐसे में जो है वहां की राष्ट्र की भूमि की जो सीमा है उसकी अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाती है। नगेर बुड्स अपने चौथे प्रमुख तत्वों के बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं उदारवाद। और इस वैश्वीकरण के आने से उदारवाद को बढ़ावा मिला है और उदारवाद फैल जाने की वजह से उदारवाद का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मुक्त व्यापार होना चाहिए। यानी जहां पर भी मुक्त व्यापार नहीं होगा वहां पर उदारवाद नहीं फैल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में नगेर बुड्स कहते हैं कि व्यापार शुल्क जो प्रतिबंध था
वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। और उदारवाद के आने से जो है निजीकरण को बढ़ावा मिला है। निजीकरण का मूल तत्व ही उदारवाद कहलाता है। ऐसे क्षेत्र में जो वित्तीय क्षेत्र है वहां पर क्या है, विदेशी निवेश आसानी से हो पाया है। तो नगेर वुड्स अपने वैश्वीकरण के प्रमुख तत्वों के बारे में अंतरराष्ट्रीयकरण, प्रौद्योगिकी क्रांति, समय सीमा, अस्तित्व समाप्त हो गया है, भूमि की सीमा समाप्त हो गई है, और उदारवाद, इन 4 तरह के जो है अलग अलग विचारों को रखते हैं नगेर वुड्स अपने इस लेख के माध्यम से। तो इस तरह से हमने देखा कि भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के संदर्भ में जो है इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं भूमंडलीकरण के जो समाज पर विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव पड़े हैं वो किस तरह से प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। भूमंडलीकरण के प्रमुख तत्वों को जानने के बाद हम बात करते हैं भूमंडलीकरण का जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा है वो किस तरह से है। क्योंकि कोई भी चीजें जब फैलती है, कोई भी व्यवस्था जब अपना विस्तार लेती है तो उसका प्रभाव समाज पर रह रहे लोगों पर और उस सामाजिक पृष्ठभूमि पर पूरी तरह से पड़ता है। ठीक उसी तरह का प्रभाव जो है वैश्वीकरण के फैलने के बाद हमें देखने को मिलता है। वैश्वीकरण का समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव रहा, इसको बताने के लिए हमारे समक्ष 2 विचारक आते हैं। पहले विचारक का नाम है स्टीव स्मिथ तथा दूसरे विचारक का नाम है जॉन वेलिस। स्टीव स्मिथ तथा जॉन वेलिस जो है भूमंडलीकरण का समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा उस पर अपने विचार जो है रखते हैं। सबसे पहले दोनों विचारक बात करते हैं समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा। प्रभाव के रूप में वो जिस पहले क्षेत्र के बारे में बात करते हैं वो है आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र के रूप में स्टीव स्मिथ और जॉन वेलिस कहते हैं कि वैश्वीकरण का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। वैश्वीकरण के फैलने से आर्थिक एकीकरण जो है समूचे विश्व में फैला और समूचा विश्व जो है एक वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विलेज के रूप में उभर कर सामने आया। आर्थिक क्षेत्र में इसके प्रभाव के रूप में स्टीव स्मिथ और जॉन वेलिस कहते हैं कि इसके आने से जो है मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड जो है शुरू हुआ। फ्री ट्रेड शुरू होने से सभी राष्ट्र में जो भी विदेशी वस्तुओं प्रतिबंधित थी उसे स्वीकार किया गया और वहां की सरकारों द्वारा ऐसी नीति नियम बनाए गए जिससे किसी भी राष्ट्र के द्वारा कोई भी व्यापार संभव हो सके। इसके लिए उन्होंने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में सबसे पहले फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार का जो है कॉन्सेप्ट लाया गया। उसके बाद आर्थिक क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया पूंजीवाद को, कैपिटलिज्म को जो है बढ़ावा मिला मुक्त व्यापार फैलने के साथ ही आर्थिक क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार हुआ, एमएनसी कंपनियों का विस्तार हुआ, जहां कई जगह ये देखने को मिलता है कि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों को पूरी तरह से प्रभावित कर सकती हैं ये एमएनसी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। इनका क्या है, आर्थिक क्षेत्र पर इतना ज्यादा प्रभाव होता है जिसके कारण किसी भी राष्ट्र की जो है वहां की राजनीतिक शक्तियों में उथल पुथल देखी जा सकती है। इसीलिए आर्थिक क्षेत्र में स्टीव स्मिथ और जॉन वेलिस कहते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का काफी ज्यादा रोल देखने को मिलता है। साथ ही आर्थिक क्षेत्र में हमें कर्ज के रूप में कई तरह की संस्थाएं भी उपलब्ध है जो आसानी से आपको कर्ज देती है। स्टीव स्मिथ और जॉन वेलिस जो दूसरे प्रभाव के बारे में बात करते हैं वो प्रभाव है सैन्य क्षेत्र। सैन्य क्षेत्र के तौर पर जब हम देखते हैं कि वैश्वीकरण के आने के बाद सैन्य के क्षेत्र में किस तरह से बदलाव देखने को मिलता है, तो सैन्य के क्षेत्र में ये होता है कि अस्त्र और शस्त्र का जो है व्यापार शुरू हो गया एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में। वर्तमान समय में आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है ये युद्ध लड़ा जा रहा है विश्व स्तर पर। काफी लोग जो है उससे हताहत हुए हैं, काफी विश्व जो है प्रभावित हो रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध लड़ा जा रहा है वहां पर क्या हो रहा है, जो यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं अमेरिका से कि हमें अस्त्र दिए जाएं, हमें शस्त्र दिए जाएं, हमें आधुनिक अस्त्रों से लैस किया जाए ताकि हम क्या करें,
रूस के साथ प्रति युद्ध कर सके, उसके प्रतिरोध कर सके, उसको बेहतर जवाब दे सके। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हो कि ये वैश्वीकरण का ही एक रूप है, जहां पर क्या है, अस्त्र शस्त्र को एक व्यापार के रूप में स्थापित कर दिया गया है। अमेरिका से यूक्रेन जो है हथियार मांग रहा है, किस लिए? युद्ध करने के लिए। और ये सैन्य के क्षेत्र में जो है अस्त्र शस्त्र भी काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं, ऐसा स्टीव स्मिथ और जॉन वेलिस कहते हैं वैश्वीकरण के दौर में। इसे हम वर्तमान समय के यूक्रेन और रूस के युद्ध के संदर्भ के उदाहरण के रूप में भी देख सकते हैं। साथ ही सैन्य क्षेत्र में ऐसे हथियारों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ गया है जो जन विध्वंसकारी शस्त्र है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो अस्त्र हैं जिसमें परमाणु अस्त्र आते हैं। उन अस्त्रों के माध्यम से क्या होता है कि जन हानि जो है सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, जन हानि होती है। उसके बाद कई तरह के आतंकवादी गतिविधियों में भी वृद्धि हुई है। व्यापारों का जो है सैन्य के क्षेत्र में जो है अस्त्र शस्त्रों का व्यापार किया जाता है, और अस्त्र शस्त्र को वही खरीदेगा जिसे आतंकवाद फैलाना हो, अपना दबदबा दिखाना हो, अपनी शक्ति स्थापित करनी हो। ऐसी स्थिति में जो है आतंकवाद काफी ज्यादा फैला है। साथ ही सैन्य कंपनियां अलग अलग तरह की जो है सामने आई है, जो अपने अस्त्रों को बेचती है कानूनी और गैर कानूनी रूप में। तो इस तरह से स्टीव स्मिथ और जॉन वेलिस जो है सैनिक क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित मानते हैं आर्थिक क्षेत्र के बाद। वो कहते हैं कि आर्थिक क्षेत्र तो प्रभावित हुआ ही है, लेकिन सैन्य क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है, जहां कई तरह के अस्त्रों का, विध्वंसकारी अस्त्रों का, जिससे जनहानि हो सके, आतंकवाद को बढ़ावा मिला है। और सैन्य कंपनियां तरह तरह की आई है, जिससे हमें समाज के इन क्षेत्रों में प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही वो कहते हैं अपने तीसरे प्रभाव के रूप में कि ये विधि के क्षेत्र में भी कई तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समूचा विश्व एक गांव के रूप में स्थापित है। वहां क्या है, अंतरराष्ट्रीय अपराधी कोर्ट की स्थापना की गई है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपराधी हो, उसे क्या है, अंतरराष्ट्रीय अपराधी कोर्ट में जो है उसकी जो है सुनवाई की जाए और सभी विश्व उसे अवगत हो सके। तो विधि के क्षेत्र में भी जो है वैश्वीकरण का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही स्टीव स्मिथ और जॉन वेलिस कहते हैं जो चौथा प्रभाव क्षेत्र है वो है पर्यावरण क्षेत्र की समस्याएं। पर्यावरण क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वैश्वीकरण के आने से काफी ज्यादा फैली है, जहां तकनीक का सहारा लेते हुए लोग अपने अपने हिसाब से अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं विश्व शक्ति के रूप में। शस्त्रों की होड़ कर रहे हैं इस वैश्वीकरण के कि हम शक्तिशाली बने रहे। ऐसी स्थिति में पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है, और वैश्विक शासन व्यवस्था में इस पर्यावरण को सुधारने के लिए, इसे बेहतर करने के लिए एक वैश्विक शासन व्यवस्था की जरूरत है। जिससे क्या होगा, जब ये शासन व्यवस्था स्थापित हो जाएगी तब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है उसे रोका जा सकेगा। जैविक प्रणालियों की जो समस्या हो रही है, जो जैविक जीव जंतु बचे हैं वो खत्म होने के कगार पर हैं। जो स्पेसीज बचे हुए हैं वो कई जगह से खत्म हो रहे हैं या उनकी गिनती बहुत कम रह गई है। ऐसी स्थिति में स्टीव स्मिथ कहते हैं कि पर्यावरण की क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो वैश्वीकरण के फैलने से काफी ज्यादा फैली हैं, और ये समस्याएं बढ़ी हैं क्योंकि जब कोई भी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र, समय की दूरी खत्म हो गई है, तकनीकी का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में समाज जो है काफी ज्यादा उन्नति करना चाहता है, और ये उन्नति किसी भी कीमत पर करना चाहता है, जिससे क्या है, पर्यावरण का दोहन हो रहा है और पर्यावरण क्षेत्र में काफी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो इस तरह से स्टीव स्मिथ इस क्षेत्र को काफी ज्यादा प्रभावित मानते हैं वैश्वीकरण के आने से। साथ ही पांचवा प्रभाव जो वो देखते हैं, वो कहते हैं कि संस्कृति के क्षेत्र में प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जहां पहले लोग क्या थे, सजातीय थे, यानी होमोजेनिटी थे, यानी एक तरह के समाज जो थी वो बनी हुई थी, एक ही तरह के लोग रहते थे, एक ही तरह के खान पान थे, यानी सजातीय थे वो। और दूसरी तरफ वैश्वीकरण से आने से क्या है, विजातीय हो गए हैं, यानी हेट्रोजेनिटी समाज का जो है निर्माण हुआ है। उससे ये हुआ है कि अलग अलग तरह के जो लोग हैं अलग अलग समाजों में जाते हैं,
वहां पर अपने समाज का जो है, अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपनी संस्कृति का बताते हैं, फिर वहां से उनकी संस्कृति का भी कुछ अंश स्वयं में ग्रहण करते हैं। ऐसे में क्या है कि हेट्रोजेनिटी जो समाज का जो है निर्माण हो रहा है, और समाज के मिश्रण से जो है सांस्कृतिक जो है क्षेत्र जो है प्रभावित हो रहा है। यानी इस क्षेत्र पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। जहां समाज पहले सजातीय था, वहां अब समाज जो है विजातीय हो गया है। यानी होमोजेनिटी से हेट्रोजेनिटी की ओर हम बढ़ रहे हैं और समाज में मिश्रण देखने को मिलता है। जहां आप देख सकते हैं कि एक समाज के लोग अलग अलग तरह के खान पान करते हैं, अलग अलग तरह के पहनावा करते हैं, अलग अलग तरह के वस्त्रों को पहनते हैं। ये क्या है? ये अलग अलग तरह के भाषाओं का बोलचाल है। इस तरह के समाज में हम रह रहे हैं जहां समाज एक दूसरे से सम्मिश्रण की स्थिति में आ गया है। एक समाज जो दूसरे समाज की जो अच्छी चीजें उसे लगती है उसे ग्रहण करता है, और अपने समाज की जो चीजें उसे फैलाता है। ऐसी स्थिति में समाज का क्या है, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी सम्मिश्रण हुआ है। वहीं स्टीव स्मिथ कहते हैं, छठे जो क्षेत्र प्रभाव के रूप में वो स्थापित करते हैं, वो कहते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में भी हमें कई तरह के जो है प्रभाव देखने को मिलते हैं वैश्वीकरण के आने से। जब वैश्वीकरण आता है तो वो क्या करता है, अपने साथ समय की दूरी जो है खत्म कर देता है। स्थान का कोई महत्व नहीं रह जाता, किसी की भूमि का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में सामाजिक क्षेत्र में जो है दक्षिण से उत्तर की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर लोग जो है स्वतंत्र होते हैं आवागमन के लिए। ऐसी स्थिति में जो है प्रवास एक जो है मुद्दा बनकर उभर के आया है, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं। ऐसी स्थिति में जो है समाज क्षेत्र में जो है प्रवास एक मुद्दा के रूप में उभरकर सामने आया है, और ये प्रभाव भी हमें वैश्वीकरण के तौर पर देखने को मिलता है। ऐसा विचार जो है स्टीव स्मिथ और जॉन वेलिस द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि भूमंडलीकरण के बढ़ाने के कौन से कारक तत्व हैं। यानी भूमंडलीकरण जब आगे बढ़ता है तो उसके कौन से मुख्य कारण हैं जिसके द्वारा जो है भूमंडलीकरण आगे बढ़ता है और अपने विस्तार को और ज्यादा प्रगतिशील करता है। तो भूमंडलीकरण को बढ़ने का जो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और जो सबसे पहला कारक है वो है विश्व की सरकार का सकारात्मक रवैया। यानी विश्व की जो भी सरकारें हैं उनका जो रवैया है, एक विश्व के दूसरे विश्व को देखने का जो नजरिया है वो सकारात्मक है, यानी नकारात्मक नहीं है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वैश्विक स्तर पर एक बात कहते हैं, वो बात है वसुधैव कुटुंबकम। यानी पूरा विश्व क्या है, एक परिवार है। पूरा विश्व जो है जब एक परिवार है, और ऐसी स्थिति में हम सब एक परिवार के ही लोग हैं। यानी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और जब नरेंद्र मोदी जी ये बात करते हैं तो ये क्या है, विश्व की सरकार का सकारात्मक रवैया हमें देखने को मिलता है। यानी एक विश्व का प्रधानमंत्री जब ऐसी बातें करता है तो वो चाहता है कि विश्व के साथ उसके संबंध स्थापित हो सके, विश्व के लोग जो हैं एक दूसरे के नजदीक आ सके, एक दूसरे की संस्कृति को देख सके, एक दूसरे के आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र में किस तरह से समन्वय किया जा सके। और ये बात इस बात को दर्शाती है कि विश्व की जो भी सरकारें हैं वो चाहती हैं कि जो भी विश्व के जो राष्ट्र हैं वो सभी आपस में समन्वय की स्थिति में लाएं। ये कारण जो है ये भूमंडलीकरण को बढ़ने का सबसे बड़ा कारण रहा है वैश्वीकरण के आने से। दूसरा कारण जो है वैश्वीकरण को बढ़ाने का वो है आर्थिक भूमंडलीकरण की देन है। जो भी संस्थाएं बनी हैं इनसे ये हुआ है कि वैश्वीकरण को बढ़ने में मदद मिली है और वैश्वीकरण की आगे बढ़ा है। इन संस्थाओं में हम विशेष रूप से देख सकते हैं IMF यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो क्या करता है कि किसी भी समय में जो है किसी राष्ट्र को कोई विपत्ति या कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो उसे अर्थ प्रदान करता है, यानी अपने आर्थिक स्थिति से उसे संबल करता है। दूसरी संस्थाएं हैं वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। विश्व बैंक भी इस तरह के कार्यों को करता है।
तीसरी संस्था WTO, विश्व व्यापार संगठन। इस तरह के संगठन, इस तरह की संस्थाएं और इस तरह के जो बैंक हैं, इस स्थिति में ये सभी जो चाहती हैं कि राष्ट्र में वैश्विक स्तर की जो है स्थिति बनी रहे और राष्ट्र जो है एक दूसरे के समन्वय में बना रहे। ये तीनों जो हैं वैश्वीकरण के बढ़ाने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाते हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, विश्व बैंक हो या WTO हो। ये सभी जो है आर्थिक क्षेत्र के रूप में जो है भूमंडलीकरण की देन मानी जाती है इन संस्थाओं को। और जो सबसे तीसरा और महत्वपूर्ण कारण आता है भूमंडलीकरण को बढ़ाने का, वो है प्रौद्योगिकी का विकास। यानी प्रौद्योगिकी के विकास के कारण जो है भूमंडलीकरण काफी ज्यादा बढ़ा है, चाहे वो परिवहन के क्षेत्र में हो या संचार या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो। इस तरह से जो है भूमंडलीकरण के बढ़ने के ये 3 कारण हमारे सामने आते हैं। पहला कारण विश्व की सरकार का सकारात्मक रवैया, दूसरा आर्थिक भूमंडलीकरण की देन जो विभिन्न संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से वैश्वीकरण को बढ़ाया जाता है, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या WTO हो। और तीसरा कारण है वो है प्रौद्योगिकी का विकास। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही जो है वैश्वीकरण काफी ज्यादा आगे बढ़ा है। आइए अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और भूमंडलीकरण के वो कौन से प्रमुख तत्व हैं उनको जानने के बाद भूमंडलीकरण समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर किस तरह से अपना प्रभाव छोड़ता है हमने ये जाना। साथ ही हमने जाना कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के बढ़ने के कौन से कारण थे। इन सब के बाद भूमंडलीकरण के कुछ विपरीत असर भी हैं जो समाज पर पड़े हैं, जो विश्व पर पड़े हैं, यानी वो नकारात्मक हैं या सकारात्मक है। उसके विपरीत उल्टे प्रभाव जो है वैश्वीकरण के क्या है, क्योंकि कोई भी चीज जो स्थापित की जाती है उसके कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं। तो आइए देखते हैं कि भूमंडलीकरण के वो कौन से विपरीत प्रभाव हैं जो समाज पर पड़े हैं। तो साथियों आइए वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और भूमंडलीकरण के प्रमुख तत्वों को जानने के बाद उसके विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव रहे इस बारे में चर्चा करने के बाद, भूमंडलीकरण के बढ़ने के कौन से कारक रहे, इसके बाद हम अंत में बात करते हैं भूमंडलीकरण के बढ़ने के बाद जो उसके विपरीत असर देखने को मिलते हैं। वैश्वीकरण का जो वैश्विक स्तर पर जो प्रभाव देखने को मिलता है वो कितना ज्यादा विपरीत है। यानी कोई भी व्यवस्था जब फैलती है तो उस व्यवस्था के कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक बातें होती हैं। हमने वैश्वीकरण के प्रमुख तत्वों में जाना कि किस तरह से कौन कौन से वो प्रमुख तत्व हैं जिससे वैश्वीकरण आगे बढ़ता है। वैश्वीकरण ने किस तरह से समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित किया, साथ ही वैश्वीकरण किस तरह से आगे बढ़ा और वो कौन से कारक थे, इन सब के बारे में वीडियो में डिस्कशन किया, इस पर वैश्वीकरण के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण इतना फैलने के बाद भी इसमें कुछ बुराइयां देखने को मिलती है। किसी भी व्यवस्था में ऐसा ही होता है, सकारात्मक और नकारात्मक चीजें होती हैं। तो वैश्वीकरण जब फैला और वैश्वीकरण जब आया और वैश्वीकरण के आ जाने के बाद वैश्वीकरण में कुछ विपरीत चीजें भी देखने को मिलती है, यानी उसकी कुछ बुराइयां भी हमें देखने को मिलता है। तो भूमंडलीकरण के विपरीत प्रभाव जो थे वो कैसे थे, प्रभाव किन किन लोगों पर पड़े, किन किन समाजों पर पड़े, किन किन राष्ट्रों पर पड़े, हम इसमें यही डिस्कस करेंगे कि कौन से वो तत्व थे, कौन से वो बुराइयां थी वैश्वीकरण की जो फैली और देखने को मिलती है। तो सबसे पहले एक कोट सामने आता है कि अमीर राष्ट्रों को मुख्यतः लाभ दिया गया। वैश्वीकरण जब फैला तो सबसे पहले ही बात ये सामने आती है कि वैश्वीकरण को फैलने के बाद सबसे ज्यादा जो लाभ देखने को मिला वो अमीर राष्ट्रों को मिला। जो भी उस समय के अमीर राष्ट्र थे उन सभी राष्ट्रों को जो है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का लाभ जो है मिला। उसके बाद किसी को भी लाभ वैश्वीकरण का नहीं मिला, यानी वैश्वीकरण का लाभ अमीरों को मिला। तो जाहिर सी बात है कि गरीब राष्ट्र या गरीब जो उस समय के राष्ट्र थे, विकसित नहीं थे, विकासशील राष्ट्र से, उन राष्ट्रों पर उसका विपरीत असर पड़ा होगा और ऐसा ही हुआ। अनेक विचारक ऐसा कहते हैं कि भूमंडलीकरण के विपरीत प्रभाव के रूप में हम देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव था
वो अमीर राष्ट्रों पर पड़ा। लेकिन वैश्वीकरण के आने के बाद ऐसी स्थिति बनी और ऐसा भरोसा दिया गया कि वैश्वीकरण सभी राष्ट्रों पर एक समान कार्य करेगा और सभी राष्ट्र आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और वैश्वीकरण केवल और केवल अमीर राष्ट्रों तक ही सीमित रह गया। जब अमीर राष्ट्रों को इससे फायदा हुआ तो जो इसके सबसे पहले जो विपरीत प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं वो है वैश्विक संपदा का ध्रुवीकरण हो गया। जो वैश्विक संपदा थी उसका ध्रुवीकरण हो गया। कैसे हुआ? जब औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति होने के बाद जो अमीर राष्ट्र थे और जो गरीब राष्ट्र थे, अमीर राष्ट्र पहले से अमीर थे और गरीब राष्ट्र गरीब थे। ऐसे में औद्योगिक क्रांति जब हुई तो इन दोनों के बीच में जो थी खाई बढ़ गई, क्योंकि जो अमीर राष्ट्र थे वो औद्योगिकरण का सहारा लेकर नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीनरी का सहारा लेके, चूंकि वो अमीर राष्ट्र थे, उनके पास पूंजी थी, उस पूंजी को उन्होंने मशीनरी में इस्तेमाल किया, जिससे वो अमीर से और अमीर राष्ट्र बन गए। गरीब राष्ट्रों के पास किसी भी तरह की कोई पूंजी नहीं थी और वो औद्योगिकरण का उतना ज्यादा बेहतर लाभ नहीं उठा पाए जितना अमीर राष्ट्रों ने उठाया। ऐसी स्थिति में गरीब राष्ट्र गरीब हो गए और अमीर राष्ट्र और अमीर हो गए और इन दोनों के बीच जो खाई थी वो बढ़ गई, अमीरी और गरीबी की। तो गरीब राष्ट्र सबसे ज्यादा गरीब हो गए, अमीर अमीर हो गए। ऐसी स्थिति में यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक रिपोर्ट आती है 1820 में। 1820 में ये अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि 1820 में जहां अमीर राष्ट्रों के व्यक्ति वार्षिक आय अगर हम देखें तो 3:1 थी, वहीं 1913 में 11:1 हो गई बढ़कर, वहीं 1950 में ये बढ़कर 35:1 हो गई और 1992 में बढ़कर ये 72:1 हो गई। ऐसी स्थिति में ये जो है यूएनडीपी का जो प्रोग्राम था ये कहता है कि 200-250 वर्षों के बीच में अगर हम देखें तो ये जो अंतराल है, इन अंतरालों में ये अमीर राष्ट्र की जो व्यक्ति वार्षिक आय थी वो कितनी ज्यादा बढ़ी है और ये सबसे ज्यादा 3.1 अनुपात से लेके 72:1 तक बढ़ गई। ऐसी स्थिति में जो थे अमीर राष्ट्र अमीर हो गए, गरीब राष्ट्र और गरीब हो गए। तो इसका एक नकारात्मक प्रभाव जो हमें देखने को मिलता है वो था गरीब राष्ट्रों पर काफी ज्यादा असर इसका पड़ा। वहीं दूसरा प्रभाव जब हम देखें, इसका विपरीत प्रभाव जो था वो किस तरह से आया, तो अमीर देशों का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ गया वैश्विक स्तर पर। जो भी वैश्विक स्तर पर अमीर राष्ट्र थे उनका बाहुबल हो गया और उनकी बातें जो है विकासशील राष्ट्रों को या गरीब राष्ट्रों को या अति विकासशील राष्ट्रों को माननी पड़ती थी। अमीर राष्ट्रों का जो उत्पादन था वो सबसे ज्यादा था। ऐसी स्थिति में उनकी जो वित्तीय शक्तियां थी वो भी काफी ज्यादा बढ़ी। जब उत्पादन उनका सबसे ज्यादा है तो उनकी चीजें भी सबसे ज्यादा बिकेंगी और उससे क्या है, वित्तीय शक्तियां उनकी बढ़ेंगी। तो ऐसे में हम इसका दूसरा नकारात्मक प्रभाव देखते हैं कि अमीर देशों का प्रभाव रहा वैश्वीकरण के ऊपर। वैश्वीकरण को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखा अमीर राष्ट्रों ने। इसका जो तीसरा नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो है तीसरे विश्व की कर्ज की समस्या। जो भी तीसरे राष्ट्र थे उनको कर्ज चाहिए था, यानी वो गरीब राष्ट्र थे। तीसरे राष्ट्र जो नए राष्ट्र बने वो तीसरे राष्ट्र कहलाए। ऐसी स्थिति में वो तीसरे राष्ट्रों को ऐसी पूंजी की जरूरत थी जिनसे वो अपने राष्ट्र को और बेहतर बना सके। ऐसे में ये जो अमीर राष्ट्र थे जिनके द्वारा वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे संस्था बनाई गई थी कर्ज देने के लिए, इन संस्थाओं द्वारा क्या किया जाता था, कर्ज तो दिया जाता था लेकिन इनके साथ इनके लिए जो है तीसरे विश्व के लिए टर्म्स एंड कंडीशन यानी कुछ जो चीजें हैं वो लागू कर दी जाती थी कि अगर आप अपने राष्ट्र में हमारा पैसा ले जाना चाहते हो यानी हमसे कर्जा लेना चाहते हो
तो हम जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है भाई, इसको पूरा करोगे तभी जो है तुम हमसे पैसा उधार ले सकोगे। इसके लिए कहते थे कि तुम्हारे यहाँ मुक्त व्यापार नहीं है, सबसे पहले इस मुक्त व्यापार को खोलो। और इस मुक्त व्यापार को खोलने के चक्कर में तीसरे विश्व जो थे वो 40% थे। 40% देशों ने जो है इसी कर्ज के बहाने जो है इन्होंने वहां पर मुक्त व्यापार व्यवस्था लागू करवा दी। और ऐसी स्थिति में जो थे तीसरे विश्व की कर्ज की समस्या वो कंडीशन पे चलती थी कि आपके यहाँ अगर ऐसी व्यवस्था है तो अभी हम कर्ज देंगे, और व्यवस्था नहीं है तो उस व्यवस्था को स्थापित करो, उसके लिए हम पैसा देंगे। वहीं चौथा जो इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है वो है विश्व व्यापार। इस विश्व व्यापार में जो विकसित देश थे, जो अमीर राष्ट्र थे, उनका व्यापार तो बहुत ऊंचाइयां छू रहा था, यानी वो कई सारे व्यापार को कर रहे थे। लेकिन वहीं जो गरीब राष्ट्र थे उनका व्यापार जो था वो काफी ज्यादा निम्न स्तर का था, क्योंकि इनके पास जो व्यापार के लिए पैसे नहीं थे। ये चूंकि पैसा कर्ज लेते थे वर्ल्ड बैंक से और IMF से, तो ये कर्ज के कारण जो है इनका व्यापार और कम होता था, क्योंकि कर्ज देने वाले अमीर राष्ट्रों द्वारा बनाए गए संस्था जो थी वो कार्य करती थी। जब उन संस्थाओं को ये पता लग जाता था या अमीर राष्ट्रों को पता लग जाता था कि भाई ये जो हमसे पैसा ले गया है ये व्यापार में हमसे ही प्रतिस्पर्धा करने के लिए ले गया है, ऐसी स्थिति में वर्ल्ड बैंक द्वारा या IMF द्वारा अमीर राष्ट्रों के कहने पर या उनके दबाव डालने पर उनके ऊपर कई तरह के जो है टर्म्स एंड कंडीशन लागू कर दिए जाते थे, जिसके कारण ये जो है कर्ज के कारण जो है अपने व्यापार को बढ़ा नहीं पाते थे। और ऐसी स्थिति में अमीर राष्ट्रों का व्यापार जो था वो सबसे ज्यादा फैल जाता था और वो सबसे ज्यादा व्यापार कर पाते थे। वहीं सहायता के रूप में भी इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव हमें वैश्वीकरण के विपरीत प्रभाव जो देखने को मिलते हैं। सबसे पहला प्रभाव है आर्थिक सहायता। ये आर्थिक सहायता तीसरे विश्व को देते थे। ये बात तीसरे विश्व को अपने पैसे इसलिए देते थे क्योंकि अमीर राष्ट्रों को या विकसित राष्ट्रों को इससे बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलता था, क्योंकि इस लाभ का एक ही मतलब था कि जो भी विकासशील राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों को सहायता हम तभी देंगे जब इन्हें हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पूरे कर देंगे। और ये टर्म्स एंड कंडीशन इनके राजनीतिक हितों को जो है सीधा करता था, यानी इनके राजनीतिक हितों की जो पूर्ति करता था। और ये सहायता के नाम पर, तीसरे विश्व के सहायता के नाम पर अमीर राष्ट्र और विकसित राष्ट्र जो थे उनका शोषण करते थे और तभी उनको जो है आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। और इसमें जो है वैश्वीकरण जो है तीसरे विश्व के लिए काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध नहीं होता है, और इसीलिए हम जो है इसके विपरीत प्रभाव, इसके नकारात्मक प्रभाव को भी देखते हैं। वहीं हर्स्ट एंड थॉमसन जो विचारक हैं वो आते हैं और वो कहते हैं कि जो भाई अगर हम देखें तो 1870 से लेकर 1870 से लेकर 1914 तक की जो मुक्त व्यापार व्यवस्था है और वर्तमान की जो मुक्त व्यापार व्यवस्था है वो उससे काफी ज्यादा कम है। यानी ऐसी स्थिति में हर्स्ट एंड थॉमसन कहते हैं कि वित्त और पूंजी का जो हस्तांतरण किया गया है विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील राष्ट्रों में वो सही तरह से नहीं किया गया, क्योंकि गरीब राष्ट्रों के पास किसी तरह की कोई पूंजी नहीं है और विकसित राष्ट्र इसी का फायदा उठाते हैं। वित्त और पूंजी का जो हस्तांतरण किया गया है वो हस्तांतरण सही तरह से नहीं किया गया, यानी पूंजी जो है सही तरह से व्यवस्थित नहीं दी गई है। अर्थव्यवस्था जो है वो वैश्विक नहीं है। ऐसा विचार जो है हर्स्ट और थॉमसन कहते हैं कि जो भी अर्थव्यवस्था है जिसे हम वैश्विक एकीकरण कह रहे हैं वो वैश्विक एकीकरण नहीं है, क्योंकि उसमें जो गरीब राष्ट्र हैं वो कहीं ज्यादा पीछे छूट गए हैं और अमीर राष्ट्र जो विकसित राष्ट्र हैं वो ही इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं थॉमसन आगे कहते हैं कि वैश्वीकरण साम्राज्यवाद का तात्कालिक आधुनिक चरण है। वैश्वीकरण ने क्या किया है कि साम्राज्यवाद का तात्कालिक आधुनिक रूप जो है इसे माना है वैश्वीकरण को, क्योंकि इस वैश्वीकरण में केवल और केवल विकसित राष्ट्रों को ही लाभ मिल रहा है, गरीब राष्ट्रों को इसमें लाभ नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा कि कई बार अमेरिका जो है भारत के कई संसाधनों पर अपना दावा ठोकता है, लेकिन हालांकि वो दावा उसका गलत है, लेकिन विकसित राष्ट्र होने के कारण वो कई तरह के दावों को
मानता है और अलग अलग राष्ट्रों पर वो करता भी है ऐसा, क्योंकि वो शक्तिशाली राष्ट्र है। इसमें क्या हो रहा है कि पाश्चात्य संस्कृति का सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। रहन सहन, खान पान, जीवन शैली, इस तरह की अनेक तरह की जो चीजें हैं वो विकसित राष्ट्र फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, विकासशील राष्ट्रों पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात प्रभाव तक नहीं रह गई है, बल्कि विकसित राष्ट्र जबरन जो है अपने प्रभाव को वहां पर दिखाना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। से जो है वैश्वीकरण जो है एक आधुनिक साम्राज्यवाद का रूप जो है लेता हुआ नजर आ रहा है। ये वैश्वीकरण ना होकर साम्राज्यवाद का आधुनिक रूप कहा जा सकता है विकसित राष्ट्रों के रूप में, जहां विकसित राष्ट्र जो है विकसित या अति विकसित विकासशील राष्ट्रों के ऊपर अपने प्रभाव को पूरी तरह से स्थापित कर रहे हैं, अपने पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा, अपनी रहन सहन के द्वारा, अपनी अर्थव्यवस्था के द्वारा, अपनी राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा। ऐसा कोई भी पहलू नहीं विकसित राष्ट्र छोड़ रहे हैं जिससे कि विकासशील राष्ट्र बच सके। तो हम अंततः ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण जहां कुछ सकारात्मक पक्ष भी देखने को मिलता है, वहीं वैश्वीकरण के कुछ विपरीत असर या नकारात्मक पक्ष भी हमें देखने को मिलता है। जहां विकसित राष्ट्रों के लिए तो वैश्वीकरण काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो रहा है, लेकिन गरीब राष्ट्रों के लिए ये व्यवस्था लाभदायक सिद्ध नहीं हो रही। और इन मुख्य बिंदुओं के द्वारा हमने इसके विपरीत प्रभावों के बारे में, वैश्वीकरण के बुराइयों के बारे में, नकारात्मक प्रभावों के बारे में भी चर्चा की। आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल करेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और आप अगर वैश्वीकरण के इस वीडियो लेक्चर पार्ट 2 को देख रहे हैं तो पार्ट 1 भी जरूर देखें, जिससे आपका ये वैश्वीकरण का जो वीडियो टॉपिक है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की हमारी वीडियो लेक्चर जो यहाँ पर खत्म होती है, और इसके साथ ही वैश्वीकरण का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कवर हो गया है। तो साथियों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और हमारे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो उस जो लाल बटन है उसको टिप दें, ताकि उससे क्या होगा, बेल आइकन आप प्रेस कर लेंगे और आने वाले इस तरह के और वीडियो आपको मिलेंगे सबसे पहले। तो साथियों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आपके लिए ये वीडियो कितना उपयोगी सिद्ध हो रहा है। तो मैं मिलूंगा आपको एक नए टॉपिक के साथ अगली नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।